बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 166 मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा गोया डायरेक्ट कनेक्शन ले रखा है। मैंने कहा या वो खुद वापडा में है। टैडी ने नफ़ी में सारी लाया। इसका साला मीटर रीडर है। देखा मोहसिन खान, इस माशरे में एक मीटर रीडर कितना बाइख्तियार है। मैंने कहा हुकूमत क्या करे और निज़ाम इंसाफ क्या करे। पुलिस कांस्टेबल से लेकर कस्टम के चपरासी तक सब की ताकत उन कवानीन की ताकत से ज़्यादा हो गई है जो बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए बनाए जाते हैं। कसूर तो उनका है सिकंदर जो कानून शिकन अनासर का साथ देते हैं। मसलन हमारे उस्ताद टैडी का मालिक मकान मोहसिन ने कहा वो भी समझता है कि कानून मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, कहीं जोरू का भाई, कहीं पैसा और कहीं गुंडागर्दी। मैंने कहा यही तो लाकानूनियत के सारे हैं जिनकी वजह से ये माशरा दो हिस्सों में बट गया है, एक जालिम और दूसरे मजलूम। एक तरफ चौधरी दिलावर जैसे लोग हैं जिनकी हाथ में लाठी है, चुनाचे वो बाकी सबको भैंस समझते हैं और जिधर चाहते हैं हाँ कर ले जाते हैं। कमरे में हम तीनों वक्त गुजारने के लिए, आसाबी कशीदगी कम करने के लिए और ज़हन को परेशान कुन ख्यालात से दूर रखने के लिए बातों में मसरूफ़ थे, मगर बाहर मुकम्मल सुकूत था और दिसंबर की सर्द रात का मुंजमद अंधेरा था। कहीं बहुत दूर एक कुत्ता भौंक रहा था और वक्फे वक्फे से चौकीदार की सीटी भी सुनाई दे जाती थी। मैंने राबिया का तस्वुर किया और अपने दिल को इस ख्याल से बहलाना चाहा, मगर दिमाग पर वहशतनाक वाक़यात का असर था। एक नक्श अलीफ दीन की साली और स्कूल की प्रिंसिपल की अलमनाक मौत का था। क्या अजीब आदमी था। अलीफ दीन के चोरियां करता था, डाके डालता था और स्कूल चलाता था। जहाँ के बच्चे किताबों में लिखी हुई बातें पढ़ते थे कि हमेशा सच बोलो, खुदा से डरो, किसी का हक ना मारो, और वो बेगुनाह औरत जो कौम के नौ निहालों को ये तालीम देती थी उस्ताद थी और जिसका मर्तबा बहुत बुलंद था। 3 बदमाशों के हाथों अगवा की नाकाम कोशिश के बाद कितनी सफाकी से कत्ल हुई। दूसरा नक्श ताफू की गल सड़ जाने वाली लाश के साथ चांद खां की तदफीन का था। ऐसे में राबिया के ख्याल भी कैसे रूह की तस्कीन का सामान फराहम कर सकता था। एक खलश इस एहसास की थी कि मैंने आज अपने गलत रवैये से उसके जज्बात को मजरूह किया था और उसके दिल को सदमा पहुंचाया था। मोसी ने कहा था कि वो रो रही है, क्या इस वक्त वो भी जाग रही होगी और खुद को कसूरवार समझ के एहसास पशीमानी में मुब्तला होगी। मेरी तरह मोहसिन और टैडी भी कुछ सोच रहे थे और चाय पीते हुए सुकूत का एक मुख्तसर सा वक्फा आ गया। खामोशी में अचानक मेरे कानों ने किसी के अंदर कूदने की आवाज़ सुनी। आवाज़ इतनी वादे थी कि बैक वक्त मोहसिन टैडी भी मेरे साथ खड़े हो गए। मेरे एक हाथ की उंगली होंठों पर रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। रिवाल्वर खुद ब खुद मेरे हाथों में आ गया। तेरा रिवाल्वर कहाँ है? मैंने सरगोशी में कहा। दूसरे कमरे में। मोहसिन ने पीछे हटकर दरवाजे का रुख किया। अभी दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा टैडी खोलेगा। मैंने मोहसिन को रोकने के लिए कहा। हम इस कदर आहिस्ता बात कर रहे थे कि बाहर का कोई आदमी हमारी सरगोशी नहीं सुन सकता था। तू दूसरे कमरे में ही ठहरना। या मेरे मौला, आखिर इस वक्त आने वाला कौन हो सकता है? सिकंदर बादशाह, उस्ताद टैडी ने घबरा के कहा। मैं दीवार से लगकर खड़ा होता हूँ। मैंने कहा तुम दरवाज़ा खोलो और उसे अंदर आने दो। लेकिन अंदर आने से पहले उसने मुझे गोली मार दी तो क्या होगा? टैडी नर्वस होकर बोला। तुम तो बच जाओगे दीवार के पीछे छुप कर। बाहर अब बिल्कुल खामोशी थी। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। फिक्र मत करो उस्ताद। मैंने दीवार के साथ चिपक कर रिवाल्वर का सेफ्टी केज हटा दिया। मालूम नहीं आने वाला दोस्त है या दुश्मन। अगर दुश्मन होगा तब भी गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगा। क्या मालूम वो कितने हैं? टैडी ने कहा। और कौन है आखिर? ये दरवाज़ा खोलने के बाद ही मालूम होगा। मैंने झुंझला कर कहा। अभी से तुम्हारा दम क्यों निकल रहा है? दम किसका निकल रहा है? टैडी ने थूक निकल के कहा। लेकिन वो इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आखिर? टैडी वो चाहते हैं कि तुम दरवाज़ा खोल के देखो। मैंने दांत पीस कर कहा। फर्ज करो वो हमें कत्ल करना चाहते हैं, आग लगा के अंदर ही राख कर देना चाहते हैं। जब वो सामने आएंगे तब मालूम होगा। तुम कुछ भी मत करना, हाथ ऊपर उठा लेना और पीछे हट जाना। वो 1 हो या 10, उनसे हम निमट लेंगे। चलो खोलो दरवाज़ा। खुद को उस्ताद टैडी कहला के खुश होने वाले और अपनी बदमाशी की डींग मारने वाले देख मोहम्मद ने अपनी कम हिम्मती और बुज़दिली का सबूत पहले भी बारहा दिया था, मगर इस वक्त मुझे टैडी की हालत पर हंसी नहीं आ रही थी, ताऊ आ रहा था। वो मुर्दा कदमों से आगे बढ़ा और कांपते हाथों से कुंडी खोली। चंद सेकंड वो उस मुजरिम की तरह खड़ा रहा जो तख्ते दार पर खड़ा जल्लाद के लीवर खींचने का मुंतजिर हो, मगर उसके दस्ते कदा को देख ना सकता हो। फिर मैंने दरवाजे की ओर से सर निकाल के देखा। सीन में कोई भी नहीं था। मुख्तसर से इनका हर गोशा अंधेरे के बावजूद इस हद तक रोशन जरूर था कि कोई किसी कोने में भी खड़ा होता तो नजर आ जाता। किचन और इंतहाई मुख्तसर बाथरूम के दरवाजे खुले हुए थे, चुनाचे ये हो सकता था कि अंदर कूदने वाला छुप गया हो। इसमें शक की बिल्कुल कोई गुंजाइश ना थी कि सेन की 6 फुट से ज्यादा बुलंद दीवार को फांद कर कोई अंदर आया था। वो खामोशी से भी अंदर उतर सकता था, मगर उसने एहतियात के तकाज़ों का ख्याल नहीं रखा था। अगर ये हरकत उसने जानते बूझते की थी तो उसका मकसद हमें मुतवज्जो करना था ताकि हम बाहर निकल आए और मुज़ाहमत किए बगैर हथियार डाल दें। अगर कोई किचन या बाथरूम में अपना मोर्चा संभाले बैठा था तो यकीनन हमसे बेहतर पोजीशन में था,
लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ नहीं समझता था। अपने तर्ज अमल से बहुत पहले ही हम ये साबित कर चुके थे कि नाम इतने अहमक है और ना बुज़दिल। किसी के यूं दम से कूदने का दूसरा सबब उसकी बदहवासी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कौन था जो घबरा के इस गरीब खाने में पनाह ले? नज़र तो कोई नहीं आ रहा उस्ताद, मैंने डैडी के कान में कहा जो अब पीछे हट गया था। लेकिन सिकंदर बादशाह, वो आवाज़ डैडी ने सारी लाया। क्या कोई चोर था जो भाग गया? चोर तुम्हारे घर से क्या ले जाएगा? मैंने कहा कोई कीमती चीज़ है तो हमारी जान। मोहसिन ने दूसरे कमरे से झांक कर देखा और मेरा इशारा पा के करीब आ गया। कमरे में रूम हीटर की मदम सी रोशनी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। बाहर तो कोई भी नहीं है, अगर हुआ तो किचन या बाथरूम में होगा। मैंने कहा मैं पहले किचन में देखता हूँ, तू मुझे कवर करना। मोहसिन ने इकरार में सारी लाया और मेरी जगह रिवाल्वर लेकर खड़ा हो गया। कमरे के दरवाजे से किचन का दरवाज़ा मुश्किल से 10 फुट दूर होगा। मैंने जिस लगाई और तोप के गोले की तरह किचन में जा गिरा। अगर कोई दुश्मन भी मोहसिन की तरह निशाना लिए मुंतजिर होता तो इस बरक रफ्तारी के बायस आसानी से मुझे निशाना नहीं बना सकता था। लेकिन किचन में कोई नहीं था। अंदर गिरते ही मैं यूं उठ गया जैसे रबर की गेंद जमीन से टकरा के उठती है, और मेरी नज़र ने हर गोशा देख लिया था। कोई अंदर होता तो मुझे इतनी मोहलत क्यों कर मिलती। मैंने किचन की लाइट चला दी। रोशनी सहन में भी फैल गई और मेरे मुकाबिल बाथरूम तक पहुंची। खुले दरवाजे से मैंने 4 फुट लंबे 4 फुट चौड़े गुस्ल खाने और उससे मुल्हिक एक लैट्रीन को देखा। नज़र कहती थी कुछ भी नहीं है, लेकिन अकल उसे फरेबे नज़र करार देती थी। वो आवाज़ सिर्फ मेरे कानों ने नहीं सुनी थी, मोहसिन और टैडी भी इस आवाज़ पर चौंके थे और उन्होंने भी वही नतीजा अखज़ किया था जो मैंने। चुनांचे इसको वहम नहीं समझा जा सकता था। एक नज़र मैंने दीवार को देखा, किसी के दीवार के पीछे होने की इम्कानात पर गौर किया और फिर इन इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। दीवार के पीछे गली थी और गली में चोरों की तरह खड़े रहने वाला पकड़ा जा सकता था। मैंने मोहसिन को आवाज़ दी और उसे बाहर आ जाने को कहा। मैं खुद भी सहन में आ गया तो मोहसिन समझ गया कि अब लाइट चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इत्मीनान से अंदर और बाहर देखा, लेकिन कोई होता तो हमें नजर आता। यार मैं नहीं मान सकता कि मेरे कानों को धोखा हुआ था। मैंने कहा अगर कोई अंदर कूदा तो फिर कहाँ गया? मोहसिन बोला बिला वजह अंदर आया और लौट गया। कोई इतनी रात को हाई जंप की मशक नहीं करता। मैंने उससे इत्तफाक किया, और वो भी दूसरे के घर में। सिकंदर बादशाह, हो सकता है किसी ने कुछ फेंका हो। डैडी ने बिलाकर लब खोले। तुम्हारा घर है, तुम खुद गौर करो कि कौन सी चीज़ मशकूक और फालतू है हमारे सिवा। मैंने कहा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। डैडी ने सर खुजा के कहा यहाँ है ही क्या, फकीर का डेरा है, वही 2-4 बर्तन है और अपना बोरिया बिस्तर। मगर मोहसिन कुछ सोच रहा था और मैं अंदाजा कर सकता था कि उसके ख्यालात की समत क्या होगी। बरसों के ज़हनी और जज्बाती ताल्लुक और ज़िंदगी के तजर्बात में हर कदम की रफ़ाकत ने हमारे अंदाज़े फ़िक्र में ऐसी यकसानियत पैदा कर दी थी कि हम एक दूसरे के बारे में ख़ास वसूख के साथ बता सकते थे कि मखसूस हालात में हमारा रद्द अमल क्या होगा। मेरा ख्याल है सिकंदर के कोई आया ज़रूर था, मोहसिन ने कहा, लेकिन कुछ करने की नीयत से नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम मौजूद हैं या नहीं। और वो खामोशी से जायज़ा लेकर चला गया। मैंने उससे इत्तफाक किया। खामोशी से कैसे सिकंदर बादशाह? डैडी ने कहा वो तो दम से कूदा था। हाँ, लेकिन वो अंदर ठहरा नहीं। चंद सेकंड में फिर दीवार पर से गली में उतर गया। मैंने कहा जब लाइट बुझा के तुमने दरवाज़ा खोला तो शायद वो दीवार के ऊपर से झांक रहा था। अगर वो दीवार के ऊपर ही से मुझे डज कर देता फिर? तुमने तो आगे कर दिया था मुझे। वो डज करने नहीं आया था, डज करने वाले बाद में आएंगे। मैंने कहा वो तो मुखबरी करने आया था। दीवार के ऊपर ही से उसने मुझे और मोहसिन को भी देख लिया होगा और 5 मिनट में गली से भी निकल गया होगा। उसका मकसद हमारे इस ठिकाने की तस्दीक करना था। तस्दीक होगी, अब बाकी कार्रवाई दिलावर की हिदायत के मुताबिक होगी। वो जल्दी में काम करने के कायल नहीं है। यह बताना मुश्किल है कि वो क्या करेगा और कब करेगा। गोया अब ये जगह भी महफूज नहीं रही। मोहसिन ने तशवीश से कहा यार सिकंदर, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अक्लमंदों ने कहा है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। तू चाहता है कि हम इसी वक्त रखते सफ़र बांध लें? मैंने कहा हाँ, अगर जाना ही है तो यहाँ से फ़ौरन चले जाने में अक्लमंदी है। मोहसिन ने कहा देर से नुकसान हो सकता है। तेरा ख्याल दुरुस्त है कि डज करने वाले बाद में आएंगे, लेकिन क्या वो सुबह होने से पहले नहीं आ सकते? अगर उन्होंने भी सोचा कि देर करने से नुकसान हो सकता है तो वो भी आ जाएंगे। उन्हें डर होगा कि मौका हाथ से निकल ना जाए और हम आज आएँ तो कल कहीं और ना चले जाएं। हम तो अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, मालूम नहीं किस तरह और कितनी जिद्दोजहद के बाद वो हमारा सुराग लगाने में कामयाब हुए हैं। वो क्यों खतरा मोल लेंगे, फिर हम गायब हो जाएंगे। अगर ऐसी वैसी कोई बात ना हुई तो हम फिर लौट आएंगे जब खतरे की बात नहीं रहेगी। मोहसिन की दलील ने मुझे कायल कर लिया। अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे। अगर वाकई किसी को हमारे इस ठिकाने पर हमारी मौजूदगी की तस्दीक के लिए भेजा गया था तो उसके वापस जाकर रिपोर्ट देने और असल हमलावरों के आने में कुछ वक्त तो लगेगा। ये कहना मुश्किल था कि हमें कितनी मोहलत मिलेगी। ये भी हो सकता था कि बाकी लोग किसी गाड़ी में साथ ही आए हों और अगले मोड़ पर मौके के मुंतजिर हों। ऐसी सूरत में मोहलत ना होने के बराबर थी।
अगर मुखबर ने दिलावर को कहीं से फ़ोन किया और उसके बाद दिलावर ने अपने कमांडो भेजे हों तो इस कार्रवाई में आधा पौना घंटा लगेगा। तीसरी और आखिरी सूरत ये थी कि मुखबर खुद दिलावर के घर जाके उसे तमाम सूरत हाल से मुतला करे और दिलावर मुकम्मल राजदारी और इत्मीनान के साथ कोई मौसर कार्रवाई करने की मनसूबाबंदी करे। मोहसिन ठीक कहता है उस्ताद, मैंने डैडी से कहा हमें इसी वक्त भाग जाना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? डैडी ने परेशानी से कहा कहीं भी जाना जहन्नुम में जाने से बेहतर है, मैंने कहा और अंदर जाके सामान समेटने लगा। अभी कोई आके 10 ही बम फेंक गया तो खुआ मुखा मरना पड़ेगा। मोहसिन ने अपना सूटकेस भरना शुरू कर दिया। अच्छा तुम कहते हो तो मैं भी चलता हूँ, डैडी ने बामरे मजबूरी कहा। साथ क्या लूं? अपनी अकल जरूर साथ रखना, मैंने कहा। बाकी जो कुछ तुम फौरन लेकर निकल सको, असल मसला तो जान की सलामती का है। मैं जाकर देखता हूँ। मोहसिन दरवाजे की तरफ लपका, कितने शिकारी आए हैं, ऐसे मत जा, मैंने कहा। ये ना हो कि दरवाजा खोलते ही तू पहला शिकार हो जाए। मेरे पास रिवाल्वर है, मोहसिन ने कहा, लेकिन इतनी देर में मैं अपने रिवाल्वर के साथ उसके पीछे पहुंच गया था। मोहसिन ने दरवाजा खोल के गली में झांका और फिर मेरी तरफ देखा। सामने तो कोई नहीं है, वो बोला, लेकिन गली के मोड़ पर मुझे एक साया सा दिखाई दिया था। अब मैंने गर्दन निकाल के देखा, एक नहीं 2 साये हैं। मैंने कहा 2 के 4 भी हो सकते हैं, इसका मतलब है नाकाबंदी। मोहसिन बोला, दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता नहीं है, गली बंद है। उस्ताद अगर गली दोनों तरफ से बंद हो तो हम दुश्मनों को नजर आए बगैर किस तरह निकल सकते हैं? मैंने डैडी से कहा जो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था। माना कि कुछ देर कबल हम खुद को उल्लू साबित कर चुके हैं, मगर हम उड़ नहीं सकते, वरना कोई मसला नहीं था। मोहसिन बोला, हम तो कोठे टप कर ही जा सकते हैं सिकंदर बादशाह। डैडी ने ऊपर देखा। गर्मी का मौसम होता तो ये भी मुश्किल हो जाता, मगर आजकल सब अपने कमरों यानी पिंजरों में लिहाफ ओढ़े पड़े हैं। मेरे घर की छत मालिक मकान की छत से मिलती है, लेकिन हम छत से दूसरी गली में नहीं उतर सकते। क्यों नहीं उतर सकते? मैंने कहा, इसलिए कि छत से जो जीना नीचे जाता है वो सेहन में खत्म होता है। डैडी बोला, और सेहन पार करने के बाद गली में खुलने वाला दरवाजा आता है। साथ वाले मकान 2-2 मंजिला है और उनकी छत बहुत ऊंची है। क्या हम सेहन पार नहीं कर सकते? मैंने कहा, यह दरवाजा मुकफ्फल होता है? दरवाजे का मुझे सही इल्म नहीं, अंदर से बंद करने के बाद बुढ़ा ताला लगाता है या नहीं, मगर वो खुद रात भर जागता रहता है। दमे का मरीज है ना? डैडी बोला, जरा सी आड़ पर वो निकल आएगा। देखो मियाँ नेक मोहम्मद, ये मौका डरने और सोच विचार में वक्त ज़ाया करने का नहीं है। मैंने कहा, मालूम नहीं क्यों तकदीर ने इतनी मोहलत फराहम कर दिया, वरना शिकारी तो तैयार खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? डैडी ने कहा, मेरा मतलब है किसका इंतजार है उन्हें? शायद मुनासिब वक्त का। हमें क्या मालूम कि वो क्या चाहते हैं? मैंने कहा, कत्ल करना होता तो अब तक कर चुके होते। अंदर एटम बम फेंक जाते या मशीन गन लेकर आते और सबको भून जाते। मुमकिन है वो हमें अगवा करके साथ ले जाना चाहते हो या हमसे कुछ लेने आए हो, मसलन वो केस जिसकी एक नकल हम चौधरी दिलावर को पहले ही दे चुके हैं, या चौधरी साहब हमसे पूछना चाहते हैं कि हम उनके बारे में कितना जानते हैं और क्या अज़ाइम रखते हैं। मोहसिन ने कहा और एक बार फिर गली में झांक कर देखा। तेरा फरमाया हुआ बिल्कुल दुरुस्त था, 2 के 4 हो गए हैं और वो गली के अंदर खड़े हैं। मोहसिन बोला, गालिबन उनको दिलावर का या अपने किसी अफसर का इंतजार है। मैंने कहा, उन्होंने इतला दे दी होगी कि आपके आदमी मौजूद हैं और इस तस्दीक के बाद दिलावर ने कहा होगा कि वहीं रहो और उन पर नजर रखो, कोई निकलने ना पाए। वो पूरी तैयारी के साथ अपने प्लान पर अमल करेगा ताकि नाकामी का इम्कान ना रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो और हमको उठा लिया जाए, जैसे पुलिस मुजरिमों को तफ्तीश के लिए उठवाती है। हाँ, बहुत दिन हो गए हमारी उससे बिल मुशाफा गुफ्तगू नहीं हुई है, मोहसिन ने कहा, और इस अरसे में हमने उसे परेशान भी बहुत किया है। मैंने कहा, वो समझ चुका है कि अब हम सौदा तो करेंगे नहीं, चुनाचे वो खौफजदा भी होगा कि कहीं हम उसके असल कारोबार का सुराग ना लगा लें। बस अब निकल चलो। मैंने और मोहसिन ने अपने अपने सूटकेस उठाए। डैडी ने खासी शर्मिंदगी के साथ टीन का एक संदूक कंधे पर रखा, जिसको बंद करने के लिए उसे रस्सी लपेटनी पड़ी। मेरे सूटकेस में केस के अलावा FM माइक्रोफोन भी था। एक एक रिवाल्वर मेरे और मोहसिन के हाथ में था और एक एक हम दोनों ने सूटकेस में छुपा लिया। जो रिवाल्वर मेरे हाथ में था वो साइलेंसर वाला था जो मैंने दिलावर से छीना था। जितनी नकद रकम थी वो मोहसिन के पास थी। इसके अलावा हमारे सूटकेसों में हमारे कपड़े थे, उनमें एक पोस्टमैन की वर्दी, एक वेटर की वर्दी भी शामिल थी जिन्हें मैं इस्तेमाल कर चुका था। ये सब सामान ज़रूरत था जिसे हम कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। डैडी ने अपने बक्स में क्या रखा था हमने उससे नहीं पूछा था। हमें मालूम था कि अपने कपड़ों या पैसों के सिवा वो क्या लेगा, मगर वो घर से बेघर होने पर मगमूम था। चंद मिनट पहले वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसे घर खुला छोड़ के भागना पड़ेगा, और वो भी आधी रात के बाद, इतनी सर्दी में। वो ज़ेरे लब कुछ कहता हमारे पीछे पीछे छत पर पहुंचा तो सर्दी से उसके दांत बज रहे थे। आज तो मरवा दिया तुमने सिकंदर बादशाह, वो कांपते हुए बोला। बेशक सर्दी ज्यादा थी, मगर इतनी भी नहीं कि आदमी हिलने लगे। डैडी बेचारे पर सर्दी का ही नहीं खौफ का भी असर था। सिकंदर बादशाह को भी तकदीर ने मरवाया था उस्ताद, मैंने कहा। दुनिया फतेह करने निकला था और एक मच्छर ने काटा तो मलेरिया हो गया। चुनाचे दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। अब खाली हाथ तो नहीं है।
टैडी के घर और उसके मालिक मकान के घर की छत किसी जमाने में एक ही रही होगी। जब उसने घर के एक हिस्से को किराए पर देने के लिए अलग किया तो इस घर की छत को भी 4 फुट की दीवार उठा के तकसीम कर दिया। मैंने इस दीवार को उबूर करके खतरनाक इलाके में पहला कदम रखा और मोहसिन ने मुझे दोनों सूटकेस पकड़ा दिए। फिर टैडी ने मुझे रस्सी से बंधा हुआ टीन का खड़खड़ाता संदूक पेश किया। खिलाफ तो वो बहुत भारी था और मेरे हाथ से गिरते गिरते रह गया। अगर वो छूटकर गिर जाता तो इसका धमाका मकान के मालिक को बम के धमाके की तरह सुनाई देता। वो दौड़ता हुआ आता और फिर अपने फरार के मंसूबे को नाकामी से बचाने के लिए हमें उसको नॉकआउट करना पड़ता। क्या भला इसमें उस्ताद? मैंने कहा। गोला बारूद या सोना, दोनों से आदमी को असल ताकत हासिल होती है, मोहसिन ने कहा और अपना सूटकेस उठा लिया। टैडी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमने दबे पांव छत को उबोर किया। जीना उसके शुमाल बचरे की हिस्से में नजर आ रहा था। मैंने आखिरी जीने पर कदम रखने से पहले मंडीर से नीचे झांका। सेन में अंधेरा था। अचानक बंद कमरे के किसी दरवाजे से रोशनी की एक लकीर निकली और टैडी का लैंड लॉर्ड खांसता हुआ बरामद हुआ। हम तीनों जीने में दुबक गए। चंद मिनट की ताखीर ने हमें बचा लिया, वरना हम ऐन उस वक्त पकड़े जाते जब हम दरवाजा खोल रहे होते। एक दुबला पतला और बूढ़ा सा आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाथरूम तक गया। हम दमसादे उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। सिकंदर, मोहसिन ने मेरे कान में सरगोशी की। तूने कुछ सुना? अभी तक मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसी वक्त मेरे कानों ने भी 2 अफराद की ऊंची आवाज में बोलते सुना। ये तो कोई टैडी के घर में मालूम होता है, मैंने कहा। मोहसिन ने इकरार में सर हिलाया और पीछे पलट कर देखा। वो लोग हमें गायब पाएंगे तो समझ जाएंगे कि हम किस तरफ से फरार हुए हैं। मोहसिन बोला, ये टैडी का लैंड लॉर्ड अंदर जाके सो गया है क्या? वो हमारे नक्शे कदम पर चलते हुए आएंगे और हमें इसी जगह गिरफ्तार कर लेंगे, मैंने कहा। या मेरे मौला, अब किधर जाएं? टैडी ने लरसती हुई आवाज में कहा। आगे कुआं, पीछे खंदक, ऊपर मौत के फरिश्ते और नीचे तेरा लैंड लॉर्ड। मोहसिन ने कहा। वो ऊपर आने ही वाले होंगे, मैंने कहा। मैं ऊपर जाके उन्हें रोकता हूँ। ये ना हो कि वो पीछे से अचानक नाजिल हो जाएं या हमारे निकलने के बाद आए तो बेचारे मालिक के मकान पर मुसीबत नाजिल कर दें। बारदार और कुछ तो खून के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है सिकंदर। मोहसिन ने मुझे रोक लिया। और ना ये वक्त है जंगो चदल का। उसकी नजर भी बार बार ऊपर जाती थी। हम इसी जगह चूहे की तरह दुबके हुए पकड़े जाएंगे मोहसिन, मैंने कहा। बेहतर है कि उनको मुकाबला करके रोक दिया जाए। किसी भी लम्हे कोई नमूदार हो सकता है। इससे तो बेहतर है कि हम दरवाजा खोलकर निकल जाते और जाते हुए बाहर से कुंडी लगा जाएं ताकि कोई फौरन हमारे पीछे ना आ सके, मोहसिन बोला। वालिक मकान शोर मचाता है तो मचाने दो। शिकारी हमारे ताकुब में आएंगे तो वो बता देगा कि मैं तो बाथरूम में था। न जाने कौन अंदर गया और जाते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर गया। ये उससे तो बेहतर है ना कि हम में से कोई मारा जाए या हम यहाँ 1-2 को मार के और बाकी को तोड़ फोड़ के खुद तो भाग जाए और बेचारा बुढ़ा बाद में पुलिस के हाथ पड़ जाए और मियाँ नेक मोहम्मद को कोसता रहे कि बड़ा नेक किराएदार था। हमारी खुसर पुसर बड़े मियाँ के बाथरूम से निकल आने के बाद खत्म हो गई। वैसे भी मैंने मोहसिन की हकीकत पसंदाना तजवीज़ कबूल कर ली थी और बूढ़ा बाहर ना निकलता तो हम बेखौफ व खतर दंतनाते हुए दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाते। टैडी के घर में फिर से कोई आवाज़ सुनाई ना दी। इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता था कि आए भी वो गए भी वो ख़त्म फसाना हो गया। न जाने कितने पापड़ पील कर वो हमारा ठिकाना तलाश करने में कामयाब हुए थे। वो इतनी आसानी से वापस जाने वाले नहीं थे। टैडी का बूढ़ा लैंड लॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता चलता और जोर जोर से खांसता वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था और हम पर वो वक्त भी मुश्किल गुजर रहा था जो एक कदम उठाने में सर्फ करता था। मिलाकर वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता, तकदीर को कोसता और अल्लाह को याद करता हुआ कमरे में गया। उसने दरवाज़ा बंद किया ही था कि हमने पेश कदमी की। सबसे पहले मैं खाली हाथ आ गया और मैंने बंद दरवाजे का जायजा लिया। अंदर जंजीर वाली कुंडी थी मगर इसमें कोई कफल नहीं था। पूरी एहतियात से मैंने दरवाजे के दोनों पट दबा के कुंडी को खोला। दरवाज़ा थोड़ा सा चिरचिराया और जंजीर के अलग होने से भी मामूली सा खटका हुआ। आवाज़ बहुत कम थी लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लगी। दोनों पट खोल के मैंने गली में देखा। मौसम सरमा की वीरान रात की तारीकी और रात की आखिरी घड़ी में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने मोहसिन और टैडी को आल क्लियर का सिग्नल दिया। 1 मिनट में वो दोनों बाहर आ गए। मोहसिन के एक हाथ में अपना सूटकेस था और दूसरे हाथ में मेरा। टैडी ने अपना टीन का बक्स बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था क्योंकि जल्दी में बांधे जाने वाली रस्सी ढीली पड़ गई थी और उसे ये अंदेशा लाहक था कि बक्स खुल ना जाए। मैंने दरवाजे को बंद किया और फिर इस बात का ख्याल रखा कि दोनों पट मिलें तो आवाज़ पैदा ना हो। टैडी की हालत हम दोनों के मुकाबले में काबिले रहम थी। वो आम भी रहा था और काम भी रहा था। कांपने का सबब तो वो बोझ था जो उसके शिकस्ता हाल संदूक में था। कांपने को वो सर्दी से मंसूब करता था मगर हम जानते थे कि वो डरा हुआ भी है। मियाँ खोजी, मैंने अपना सूटकेस उठाकर कहा, अब ये बताओ कि हमको अपनी गाड़ी तक पहुंचना हो तो हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? सिराते मुस्तकीम पर चलने में जान जाने का खतरा है जो पहले भी रहा है और आइंदा भी रहेगा। सिराते मुस्तकीम और पुल सिरात में क्या फ़र्क है? मालूम नहीं आप लोग क्यों इतनी मुश्किल बातें करते हो। टैडी चिढ़ कर बोला, इधर आओ, लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा।
खफा क्यों होते हो, हम तो पहले लंबे चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने कहा अगर चौकीदार ने या गश्त करने वाले पुलिस ने देख लिया तो चक्कर ज्यादा लंबा हो जाएगा। मोहसिन बोला वो समझेंगे हम चोरों का टोला है और किसी का घर साफ करके फरार हो रहे हैं। और मियाँ खोजी जब वो हमारी सूरतें मुलाहिजा करेंगे तो हमारा जुर्म भी साबित हो जाएगा, क्योंकि हम सूरत ही से चोर लगते हैं, फिर मजबूरन हमें कत्ल भी करना पड़ेगा। मैंने कहा जो भी रास्ता रोकेगा मारा जाएगा। सिकंदर मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। मोहसिन ने कहा वो गली के मोड़ पर क्यों खड़े रहे, और जब वो डैडी के घर में पहुंचे तो हमारे पीछे क्यों नहीं आए? फरार का तो एक ही रास्ता था, हम कोई जूतियां बगल में दबा के भी नहीं भागे थे, उनको काफी वक्त मिला था। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा वरना ये तो मुझे भी सोचना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है सिकंदर के वो हमें खाक रहे हैं। मोहसिन बोला उन्होंने हमें अपनी आमद की इतला दी, अपनी मौजूदगी हम पर साबित की। उनकी तवक्को के मुताबिक हम उन्हें चकमा देकर निकल आए। वो जानते थे कि ऐसा ही होगा। यही वजह थी कि वो डैडी के घर में भी उस वक्त दाखिल हुए जब हम वहां से निकल आए। मकसद सिर्फ हमारे लिए वापसी का रास्ता बंद करना था ताकि हम आगे जाएं, और हमने बिल्कुल वही किया जो वो चाहते थे। हांका करने वाले जानते हैं कि शेर उधर ही जाएगा जहां एक ना नजर आने वाला गड्ढा मौजूद है।